अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन फॉर्मुलेट किए थे जो कि कहलाते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि आगे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट continues its state of rest or of uniform motion in a straight line until no net force acts on it। ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट जो कि न्यूटन ने हमें दी थी। ये फर्स्ट लॉ हमें बोलती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मतलब कि वो मूव नहीं कर रहा, या यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई सी भी स्ट्रेट लाइन में, तो वो अपनी इसी पोजीशन में रहेगा, अपनी उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर फोर्स नहीं एक्ट करती। अब मैं एग्जांपल्स लेकर आपको समझाऊंगी। जैसे कि एक ये बुक है हमारे पास। बुक जो होती है, टेबल पर जो बुक रखी हुई होती है, ये हमारे पास टेबल है, उस पर बुक रखी हुई है। जब तक कि ये बुक रेस्ट में रहेगी, जब तक कि इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ये रेस्ट में ही रहेगी। जब तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे और धक्का नहीं देंगे, तब तक ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक बॉल रोल की है किसी भी सरफेस पर, हमने इसको रोल किया है। अब ये जब तक कि इस पर फोर्स नहीं लगेगी वो स्टॉप नहीं होगी। फोर्स यहाँ पर कौन सी लगती है? हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स आती है, जिसकी वजह से बॉल मूव करना बंद कर देती है, वरना ये मूव ही करेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करेगी ये। सो ये लिख लेते हैं, बुक एट रेस्ट, बुक ऑन अ टेबल एंड बॉल रोलिंग ऑन अ सरफेस। इसकी हमने 2 एग्जांपल्स लिख ली। अब जब स्मूथ सरफेस होगी तो बॉल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि उसमें कम फ्रिक्शन होती है। लेकिन जब रफ़ सरफेस होती है तो बॉल हो सकता है शायद कि अचानक से रुक जाए, क्योंकि उसके फ्रिक्शन ज़्यादा होती है रफ़ सरफेसेस पे। जब तक कि हम इस बॉल को रोकेंगे नहीं, तब तक ये मूव करती ही रहेगी। या तो हम रोक सकते हैं या दूसरी फोर्स है जो कि फ्रिक्शन है। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के साथ डील करता है। अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करती है तो वो फोर्स की डायरेक्शन में, नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force। यहाँ पर हम एक बुक की एग्जांपल ले लेते हैं जो कि एक सरफेस पे रखी हुई है, बुक है। अगर हम इस पर फोर्स एक्ट करें, हम इस बुक को धक्का दें, तो जो बुक होगी वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर से फोर्स लग रही थी, बुक का मास इधर एक कर रहे हैं, सो इसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है जो कि राइट साइड पे होगी, क्योंकि हमने राइट साइड की तरफ फोर्स एक्ट कराई है। सो ये बोल रहे हैं हमें कि जो मैग्नीट्यूड होगा इस एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स से,
जो कि बॉडी पर एक्ट कर रहा है, जो कि बुक पर एक्ट करेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास से। जो ये एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके फोर्स से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बुक के मास से। देख लेते हैं हम। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर एक साथ लिखें तो हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम m को उधर ले जाएं तो m a। अगर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको हम k बोलते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन जो कि है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू kma। जब हमने कैलकुलेशंस की k की वैल्यू पर तो हमारे पास k की वैल्यू 1 आती है। सो हमने इस 1 k को हमने इक्वेशन से हटा दिया, और क्योंकि 1 हम लिखते नहीं हैं, F इज इक्वल्स टू ma। ये हो गई हमारी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन। न्यूटन थर्ड लॉ आप डिस्कस कर लेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ये बहुत सिंपल सी लॉ है। ये बोलती है कि जो हर एक्शन के लिए इक्वल एक्शन होता है लेकिन अपोजिट होता है। तो अगर हमारे पास एक बॉडी ए है, वो बॉडी बी पर फोर्स लगाए, सो बॉडी बी भी बॉडी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। बॉडी ए जब बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है तो बॉडी बी भी उतना ही फोर्स बॉडी ए पर लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमें बोल रहे हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगा रही होगी वो कहलाएगा एक्शन फोर्स, और जो बॉडी बी बॉडी ए पर फोर्स लगा रही है वो होगा रिएक्शन फोर्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स में बुक आ जाती है जो कि एक टेबल पर रखी हुई है। किसी टेबल पर बुक है, बुक का जो मास है, वेट है, वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, और जो टेबल है वो रिएक्शन फोर्स अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है। सो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में हैं और दोनों एक दूसरे पर इक्वल ही फोर्स लगा रहे होते हैं ताकि बुक अपनी जगह से ना हिले। पर हमारे पास वेट, जो बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये होगा हमारे पास एक्शन फोर्स, और जो रिएक्शन ऑफ द टेबल होगा वो जो बुक पर एक्ट कर रही है, रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्टिंग ऑन द बुक होगा, वो अपर डायरेक्शन में है, वो कहलाएगा रिएक्शन फोर्स। हमारे पास यहाँ पे और बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं। जब बलून को हम ब्लो करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पे भी एक्ट करती है। हम लोग जो अर्थ पर खड़े हुए हैं, हमारा वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, और जो रिएक्शन फोर्स है वो हम पर अपवर्ड एक्ट करता है। हमारा वेट एक्शन फोर्स है, और जो हमारा वो है, और हमारा जो रिएक्शन, हमारा वेट एक्शन फोर्स है, और जो हमारे ऊपर जो ज़मीन हम पे फोर्स लगा रही है वो रिएक्शन फोर्स है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। जो रॉकेट है, रॉकेट के जो फ्यूल्स हैं वो एक्शन फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रॉकेट है, उसके फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो एक्शन फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट के ऊपर रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है नीचे से, और वो टेक ऑफ करना शुरू कर देता है।
आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।